हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि यह टक्कर का सिद्धांत पढ़ना है। इसके पिछले वीडियो में जो पार्ट 16 है उसमें पढ़ाए थे आभासी कोट की अपक्रियाएँ या आभासी एकाणुक अपक्रियाएँ, उसको छद्म अपक्रियाएँ भी कहते हैं। तो इस तरह से जो आभासी कोट की अपक्रियाएँ होती हैं वह पढ़ चुके हैं। अब पढ़ना है टक्कर का सिद्धांत, या इसको कहते हैं संघट्ट का सिद्धांत। तो जो टक्कर का सिद्धांत है, यानी कि टक्कर में टकराना, तो किसी अपक्रिया के होने के लिए दो अणुओं का टकराना आवश्यक होता है। यानी कि जब तक अभिकारक के अणु आपस में टकराते नहीं तब तक अपक्रिया नहीं होती है। और यह ज़रूरी नहीं है कि सभी अणुओं को टकराने से उत्पाद बनता है। उसमें जो सक्रिय अणु होंगे वो उसी से उत्पाद बनता है और बाकी सबों से उत्पाद नहीं बनता। तो यानी कि लिख सकते हैं इस सिद्धांत की महत्वपूर्ण अवधारणाएं निम्न है। यानी कि इसमें कुछ नियम दिया गया है, उसी के अनुसार उत्पाद बनते हैं। तो इसमें होगा कि यानी कि जब तक अभिकारक के अणु परस्पर एक दूसरे से टकराते नहीं हैं तब तक रासायनिक अपक्रिया नहीं होती। यानी कि रासायनिक अपक्रिया के होने के लिए अभिकारक के अणुओं का टकराना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया होने के लिए अभिकारकों के दो अणुओं का परस्पर टकराना आवश्यक होता है। यानी कि किसी भी अपक्रिया को होने के लिए या पूर्ण होने के लिए दो अभिकारक के दो अणुओं के मध्य या तीन अणुओं के मध्य टकराना आवश्यक होता है। यानी टकराव जो होना ज़रूरी होता है। जब तक टकराव नहीं होगा तब तक रासायनिक अपक्रिया पूर्ण नहीं होती। और जितने भी अणु आपस में टकराते हैं सभी के मध्य उत्पाद नहीं बनते, क्योंकि जिन अणुओं के टकराने से उत्पाद बनते हैं उन्हें उस अणु को क्या कहते हैं, सक्रिय अणु कहते हैं। जैसे दो लोग अगर लड़ गए तो उसमें क्या होता है कि कुछ लोग बिना लड़े यानी कि बिना झगड़े आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ हैं तो आपस में टकरा जाते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। इसकी वजह से उसका कुछ परिणाम निकल गया था। तो इस तरह से यानी कि उत्पाद बनने के लिए अणुओं के मध्य टकराव होना आवश्यक होता है, और जिन अणुओं के टकराने से उत्पाद बनता उसे क्या कहते हैं, सक्रिय अणु कहते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि अभिकारक
अभिकारक अणुओं में सभी अणुओं के टकराने के फलस्वरूप अपक्रिया नहीं होती है, बल्कि जिन टक्करों के फलस्वरूप अपक्रिया होती है उन्हें प्रभावी टक्कर कहते हैं। प्रभावी टक्कर कहते हैं। तो यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं कि अभिकारक अणुओं में सभी अणुओं के टकराने के फलस्वरूप अपक्रिया नहीं होती, बल्कि जिन टक्करों के फलस्वरूप अपक्रिया होती है उन्हें प्रभावी टक्कर कहते हैं। और इस प्रभावी टक्कर में जितने अणु भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सक्रिय अणु कहते हैं। और जो प्रभावी टक्कर होते हैं, प्रभावी टक्करों की संख्या क्या होती है? बहुत कम होती है। यानी कि जो अभिकारक अणुओं की कुल टकराने की कुल संख्या होगी उसमें प्रभावी टक्करों की संख्या क्या होती है? बहुत ही कम होती है, क्योंकि प्रत्येक अभिकारक अणु टकराते तो हैं लेकिन उत्पाद नहीं बना पाते। लेकिन जो उत्पाद बना लेता है वही क्या कहलाता है? सक्रिय अणु भी कहलाता है। और वह टक्कर क्या कहलाता है? प्रभावी टक्कर कहलाता है। तो यहाँ पर तो जिन टक्करों के फलस्वरूप अभिक्रिया होती है या उत्पाद बनता है उन्हें क्या कहते हैं? प्रभावी टक्कर कहते हैं। और यहाँ पर तीसरा पॉइंट हो जाएगा प्रभावी टक्करों की कुल संख्या। प्रभावी टक्करों की कुल संख्या प्रभावी टक्करों की कुल संख्या कुल टक्करों की संख्या की अपेक्षा बहुत कम होती है। बहुत कम होती है। तो जो प्रभावी टक्करों की कुल संख्या होगी वह कुल टक्करों की संख्या की अपेक्षा क्या होती है? बहुत ही कम होती है। तो इस तरह से
चौथा पॉइंट है, इस तरह से जो अभी बताया कि इन टक्करों के फलस्वरूप जो अपक्रिया होती है, तो उसमें जो जितने भी प्रभावित टक्करों में अणु भाग लेते हैं उसे को क्या कहते हैं, सक्रिय अणु कहते हैं। तो यानी कि कह सकते हैं कि प्रभावी टक्करों से प्राप्त अणु सक्रिय अणु कहलाते हैं। सक्रिय अणु कहलाते हैं। यानी कि प्रभावी टक्करों से प्राप्त अणु क्या कहलाते हैं, सक्रिय अणु कहलाते हैं। यानी कि जिन टक्करों के कारण उत्पाद बनते हैं वो वैसे अणु को क्या कहते हैं, सक्रिय अणु कहते हैं। और पांचवा पॉइंट हो जाएगा कि जो सक्रिय अणु होते हैं उनकी जो ऊर्जा तल होती है वह बहुत अधिक होती है। या ऐसे कह सकते हैं कि जो सक्रिय अणु होते हैं उनकी जो ऊर्जा होती है वह एक निश्चित ऊर्जा तल के बराबर होती है या उससे अधिक होती है। तो ऐसी ऊर्जा को क्या कहते हैं, देहली ऊर्जा कहते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि अभिकारक अणुओं की वह ऊर्जा जो अपक्रिया में भाग लेने के लिए उत्प्रेरित करती है उसे क्या कहते हैं, देहली ऊर्जा कहते हैं। यानी कि सीधे सीधे कह सकते हैं कि जिस ऊर्जा के कारण सक्रिय अणु अपक्रिया में भाग लेते हैं तो उस ऊर्जा को क्या कहते हैं, देहली ऊर्जा कहते हैं। या उसको दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि अभिकारक अणुओं की वह निम्नतम ऊर्जा या न्यूनतम ऊर्जा जो अपक्रिया में भाग लेने के लिए उत्प्रेरित करती है या उत्पाद बनाने के लिए उत्प्रेरित करती है, ऐसी ऊर्जा को क्या कहते हैं, देहली ऊर्जा कहते हैं। देहली ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कि इन अणुओं की ऊर्जा एक निश्चित ऊर्जा तल के बराबर एक निश्चित ऊर्जा तल के बराबर या उससे अधिक होती है। इस ऊर्जा को देहली ऊर्जा कहते हैं। देहली ऊर्जा थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। यानी कि इन अणुओं की जो ऊर्जा होती है वह निश्चित ऊर्जा तल के बराबर होती है या उससे अधिक होती है। तो
इस ऊर्जा को क्या कहते हैं? दहली ऊर्जा कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि अभिकारक अणुओं की वह निम्नतम ऊर्जा जिसके कारण वह अपक्रिया में भाग लेते हैं, तो क्या कहलाता है? दहली ऊर्जा कहलाता है। या तो यहाँ पे कह सकते हैं कि अभिकारक अणुओं की वह निम्नतम ऊर्जा जो उनको अपक्रिया में भाग लेने के लिए उत्प्रेरित करती है अपक्रिया की दहली ऊर्जा कहलाती है। दहली ऊर्जा कहलाती है। यानी कि अभिकारक अणुओं की वह निम्नतम ऊर्जा जो उनको अभिक्रिया में भाग लेने के लिए उत्प्रेरित करती है, दहली ऊर्जा कहलाती है। तो यहाँ पर एक चित्र बना कर भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर उत्पाद बनेगा, यहाँ पर अभिकारक, यहाँ पर क्या होगा? दहली ऊर्जा होगा। यहाँ पर दहली ऊर्जा होगा, दहली ऊर्जा। और इसे कहेंगे सक्रियण ऊर्जा। यहाँ पर इस तरह से कुल ऊर्जा, यहाँ पर होगा अपक्रिया की प्रगति। अपक्रिया की प्रगति को इस तरह से दिखाएंगे, कुल ऊर्जा यानी कि जो अभिकारक अणुओं की ऊर्जा होगी वह एक निश्चित ऊर्जा तल के बराबर या इससे अधिक होती है, तो इस ऊर्जा को क्या कहते हैं? दहली ऊर्जा कहते हैं। तो इतनी ऊर्जा जो उत्पाद बनता है और दहली ऊर्जा के मध्य जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 5वां पॉइंट 6वां होगा, अभिकारक के अणु में निहित अभिकारक के अणु में
निहित प्रारंभिक ऊर्जा तल को सक्रिय करके दहली ऊर्जा तक ले जाने में आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा की मात्रा को उस अणु या की सक्रिय ऊर्जा कहते हैं, सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। यानी कि यहाँ पे बताया गया कि अभिकारक के अणु में निहित प्रारंभिक ऊर्जा तल को सक्रिय करके दहलीय ऊर्जा तक ले जाने में आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा की मात्रा को उस अणु की सक्रिय ऊर्जा कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। यानी कि यहाँ पे बताया गया, अभी बताए थे कि जो अभिकारक की जितनी ऊर्जा होगी वह निश्चित ऊर्जा तल के बराबर होती है या उससे अधिक होती है, तो ऐसी ऊर्जा को क्या कहते हैं, दहलीय ऊर्जा कहते हैं। और अभिकारक अणुओं की ऐसी ऊर्जा जो उत्पाद बनाने में प्रयोग किया जाता है, यानी कि दहलीय ऊर्जा और उत्पाद के मध्य जो ऊर्जा लगती है उसे क्या कहते हैं, सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। यानी कि अभिकारक के अणु में वह अतिरिक्त ऊर्जा जो दहलीय ऊर्जा तक ले जाती है, तो ऐसी ऊर्जा को क्या कहते हैं, सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। तो इस तरह से सक्रिय ऊर्जा या